वक्त एक मर्तबा फिर इमरान खान के हक में और इस्टेब्लिशमेंट को जल्दी किस बात की है। इमरान खान ने कहा कि मैं 500 साल भी फौज से डील नहीं करूंगा। पाकिस्तान में अनोखी चोरियां किस नौयत की हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कौन सी बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जबकि इमरान खान को किस नौयत की नई सज़ा देने की बाज़गाश्त सुनाई दे रही है। आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे, जिसमें ये आपको बताना और समझाना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील क्यों नहीं करना चाह रहे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट को जल्दी किस तरह की है और जो वक्त है वो इमरान खान साहब के हक में कैसे है। सबसे पहले देखिए कि जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए इमरान खान साहब को ज़ेर करने के लिए, उसके बावजूद बेशुमार चीज़ों में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुए और हमें दिखाई भी दिए। दूसरी जानिब आप देखिए कि सानिया डी चौक की मिसाल ले लेते हैं। भूल जाएं इससे पीछे जिले शाह, अरशद शरीफ, इमरान खान को गोलियों का लगना। अब जो डी चौक का मामला भी हुआ है, उसके बाद भी लोग किसी हद तक तो खौफ में गए हैं, लेकिन इज्तमाही तौर के ऊपर देखा जाए तो लोगों की हमदर्दियां जो हैं वो आज भी ना सिर्फ इमरान खान साहब के साथ हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चाहते हुए भी इमरान खान साहब को उस तरह से ज़ेर नहीं कर सकी और आवाम के दिलों से इमरान खान साहब की मोहब्बत नहीं निकाल सके। और इलेक्शंस के अंदर जब आपने बल्ले का निशान ले लिया, ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपको बतानी है। और फिर आपने अलायदा से हर एक बंदे को बैंगन, चिमटा, पता नहीं किस किस तरह के इंतहाबी निशान दिए। और वो एक खामोश इनकलाब था जब आवाम ने 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी और बिल्कुल नए लोग थे जो पहली दफ़ा सियासत में आए थे और वो जीत के और फिर फार्म 45 से फार्म 47 तक का सफ़र हुआ। तो अगर जो वक्त है, अगर देखा जाए तो पहले भी खान साहब के हक में था, आज भी इमरान खान साहब के हक में। और ये वक्त इमरान खान साहब के हक में इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास और हुकूमत के पास वक्त की बड़ी कमी है। इसीलिए पहले तो कह रहे थे जी कि हम कोई डील नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब के साथ ये मुज़ाकरात करने के लिए जल्दी इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं और जो उन्होंने अपनी टीम बनाई है और जो लोग अपने रखे हैं सफ़ीर या बाकी लोग जिन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना है, तो उन लोगों को देख के और फिर जो IMF और बाकी दीगर मामलात है और अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर आएगा और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि सानिया डी चौक के बाद ये हादसा करके एक मंसूबा था, एक प्लानिंग थी कि हम इतना प्रेशर डाल देंगे कि इमरान खान जो हैं वो मान जाएंगे और जिस तरह की भी डील कहेंगे उसके ऊपर वो आ जाएंगे। उनकी देखिए वाज़िया तौर के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट इसके आधे हिस्से में कामयाब कैसे हुई कि उनकी जो बाहर की आदत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब को छोड़ के वो सारे इस तरफ माइल हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर है, देखो इन्होंने हमें कुचल दिया। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं 500 साल भी अगले जो हैं, बल्कि 1000 साल तक, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया 500 साल नहीं, मैं अगले 1000 साल भी किसी से, और ख़ासकर इसका मतलब है कि मैं फ़ौज से डील नहीं करूँगा, जो चाहें वो कर लें। चूँकि वो जेल में हैं, उन्होंने वहाँ पे दिल लगा लिया, उन्हें पता है कि इनके साथ कैसे खेलना है और हालात किसकी फेवर में हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को जल्दी इस वजह से है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके हल्फ उठाने से पहले पहले इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे साथ डील करने, वरना बासूरत दिगर तो जब वहाँ से प्रेशर आएगा तो हमें तो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो लिहाजा जहाँ पे वक्त और हालात इमरान खान की फेवर में जा रहे हैं, वहीं पे इस्टेब्लिशमेंट को जल्दी डोनाल्ड ट्रंप साहब के हल्फ उठाने की है और अमेरिका और बरतानिया से जो प्रेशर आएगा उसका है। आप देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ही के लोग थे, उसी जमात ने जो थी कांग्रेस, उन लोगों ने 60 से ज़ायद जो लोग थे पॉलिटिशियन, उन्होंने खतूत लिखे थे जो बाइडन की हुकूमत को और अमेरिकी सदर को। अब तो वो खुद से हुकूमत में हैं, तो अब तो वो पहले से भी बढ़ चढ़ के, चूँकि इख्तियारात जो हैं वो उनके पास आ चुके हुए हैं, तो वो चाहेंगे कि ये काम जो है वो जितना जल्दी हो सके उसको किया जाए। और वो ये लोग समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान हैं ये दूसरे डोनाल्ड ट्रंप हैं, या डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान कह लिया जाए, बेशुमार चीज़ों के अंदर इनकी सिमिलैरिटी भी है। अब इमरान खान साहब की जब फेवर में चीज़ें हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो उस तरह की ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिसके नतीजे में बैरूनी दुनिया के अंदर जाना पड़े, आप कोई रैलीज ना कर सकें, जलसे जुलूस ना करें, अपना जो खोया हुआ मैंडेट है उसका वापस लेने का मुतालबा ना करें, आप री इलेक्शन जो है उसकी बात ना करें। तो अब देखना ये होगा कि डील किसको किससे करनी पड़ेगी, कौन किसकी बातों को कबूल करेगा। हालात ये बता रहे हैं कि जितनी जल्दी इस्टेब्लिशमेंट को है, और जल्दी की वजह मैंने आपको बता दी है, उसके नतीजे में ये मामलात तो सुलझेंगे, लेकिन किसी और प्रेशर की वजह से सुलझेंगे। और वो
एंड गोल क्या होगा, कौन किसकी कितनी बात मानेगा और इमरान खान साहब बाहर कैसे आएंगे, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और कोशिश करने जा रहे हैं कि वो जो 190 मिलियन वाला पाउंड था उसके अंदर से सजा दे के थोड़ा सा इमरान खान साहब को मजीद डराना चाह रहे हैं। भाईजान ये तो ना किसी गोली और बंदूक से डरता है, ना ये किसी जिन भूत से डरता है, ना किसी ये फौज से डरता है। आप इसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड में उम्र कैद के आप फांसी की सजा सुना दें, वो शख्स फिर भी ऐसे ही पेश आएगा आपको, चूंकि वो मुल्क कौम के फ़ायदे के लिए कर रहा है, वजारत उज़्मा के मनसब के लिए नहीं कर रहा। वजारत उज़्मा का मनसब इमरान खान साहब के लिए बहुत छोटी सी बात रह चुकी हुई है, चूँकि उस शख्स को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि उसके सामने ये बातें छोटी लगती हैं। हमें पता है कि खान साहब को ये वजारत उज़्मा और बाकी चीज़ों का शौक़ नहीं है, वो इन चीज़ों पे आएंगे भी तो इस मकसद के लिए कि मैं अपनी कौम और मुल्क की भलाई के लिए जो है वो काम कर सकूँ। तो देखने ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसके अंदर चाह रहे हैं कि खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में भी सज़ा दी जाएगी। सज़ा बिल्कुल वैसे ही दी जाएगी जैसे साइफर और इद्दत में दी गई, जिनमें खान साहब की बरीयत हो गई थी। मकसद इस मामले को तूल देना है, डराना है, धमकाना है, भाई आप सज़ा दे लें फिर ख़त्म हो जाएगी। आपने 3 दिनों में 32 साल की सज़ा सुनाई थी, वो कहाँ पे है? तमाम सज़ाएँ ख़त्म हो गई, अदलिया आपने मैनेज की, क्या क्या चीज़ें नहीं की, जज मर्जी के लगवाए, आईनी बेंच बना दिया, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस ले लिए और फैसले फिर भी इमरान खान साहब के हक़ में अगर हो रहे हैं तो आप इस बात को समझ आएँ कि कहीं और से कोई मदद है। अल्लाह ताला उस बंदे को बचा रहा है और आप जितनी कोशिशें करते हैं आपको फिर मुंह के बल आप खुद गिरते हैं। उस शख्स का नुकसान नहीं हो रहा, उस शख्स का फ़ायदा ही फ़ायदा जिसके साथ कौम हो जाए, उस शख्स को कोई नहीं हरा सकता। आप समझ रहे हैं कि आप जीत की इंसाने डी चौक हो या इमरान खान को जेल में डालना या अदालत के अंदर से शीशे तोड़ के गिरफ्तार करना या उनके ऊपर कातलाना हमला करना, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग थोड़े वक्त के लिए आते हैं फिर चले जाएंगे, फिर आप दुनिया से भी चले जाएंगे। इमरान खान समेत, मुझ समेत, आप समेत किसी ने नहीं यहाँ ठहरना। रहेगा नाम उसी का बाकी और किरदार जिसका अच्छा होगा और जिसने किसी के लिए कोई खिदमत अंजाम दी होंगी। आप अगर इमेजिन करें तो ये डी चौक के मामले के बाद जो बुग़्ज़, नफ़रत आपके हवाले से फैली है, इसे ही अगर ख़त्म कर लिया जाए तो आपकी बड़ी बात होगी। लेकिन आप उल्टा और सज़ा देना चाह रहे हैं। आप जितनी मर्जी सज़ाएं दें, फांसी की सज़ा सुना दें, मिलिट्री ट्रायल शुरू करें, वो जिस शख्स को इमरान खान कहते हैं वो आपकी इन चालों में नहीं आएगा। कई दफ़ा सियासतदानों की सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से आपकी शुरू होती है, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से आगे खान साहब शुरू करते हैं। वो इस सिस्टम को समझते हैं, वो आपको बड़ा पुराना जानते हैं और वो उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बोलते थे और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, जिस वक्त इस तरह के हालात भी नहीं थे। और अब तो तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो चुकी हैं। बड़ी हैरानकुन चोरियाँ हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और आप हैरान होंगे कि ये पाकिस्तान में अनोखी चोरियाँ क्यों हैं। जो मुल्क, जो अवाम अखलाकी तौर पे गिर जाते हैं ना, माशरे जहाँ पे इंसाफ नहीं होता, जहाँ पे गुर्बत होती है, जहाँ माशी हालात अच्छे नहीं होते, वहाँ पे ऐसी चोरियाँ होती हैं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान के एमरजेंसी वार्ड से ईसीजी की जो मशीन है वो चोरी की गई है। और ईसीजी की मशीन चोरी करने के बाद इस मशीन के जो लीड्स थे, चोरी होने पर थाना गुजर खान में चोरी का मुकदमा एमएस डॉक्टर सरमद हुसैन कियानी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में एमएस ने दरख्वास्त की है कि नामालूम चोर को गिरफ्तार करके सरकारी मशीन बरामद करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक चोरी की जाने वाली ईसीजी की मशीन की कीमत 2 लाख रुपए से ज़ायद है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की जाएगी और इसमें वो मसरूफ़ हैं। मैं कराची की चोरी भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखें कि किस तरह से गुर्बत है और हालात ऐसे हैं कि कोई चोरी खुशी से नहीं करता। अब वहाँ स्टाफ ने चोरी की होगी ना किसी बंदे ने, या स्टाफ का अमला उसके साथ शामिल हुआ होगा, तो जब लोगों का घर ना चले, बिजली का बिल ना दे सकें, गुज़र औक़ात तनख्वाह में ना हो सके, तो फिर लोग चोरियों की जानिब भी माइल होते हैं। कराची में नई अनोखी डकैती की वारदात ऐसे हुई कि डाकू ने गन पॉइंट पर मशहूर गोला कबाब वालों का कीमा छीन लिया। अब देखें कि कराची के अंदर हम देखते थे कि कोई बंदा जो है वो जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल के कॉल नहीं सुनता था या कॉल नहीं करता था। क्यों? स्ट्रीट क्राइम था, मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता था। मेरे पास कुछ कराची के लोग इंग्लैंड में आए तो मैंने देखा कि मैं अगर उनके साथ चल रहा हूँ तो वो मेरे आगे नहीं चलते थे, पीछे चलते थे। मैंने इंग्लैंड के अंदर आके कराची के उन लोगों को देखा कि वो यहाँ पे भी उनकी आदत बन चुकी हुई थी, तो वो फ़ोन निकाल के बात नहीं करते थे। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, भाई ऐसे क्यों है? कहते हैं भाई हमें आदत है कि हम फ़ोन सड़कों पे नहीं सुनते। फिर मैंने पूछा, भाई पीछे क्यों चलते हो, बराबर ही आगे क्यों नहीं चलते? कहते हैं हमें भी ये कराची से आदत पड़ी है कि हम
پیچھے چلتے ہیں, آگے چل رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے. تو یہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا, وہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ جناب گولا کباب والوں سے قیمہ تک چھین لیا. بھائی اس سے امیجن کیجئے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. اور دوسری جانب جو کمران ٹیسوری ہیں اور فیصل وارڈا ہیں, ان کی لڑائی آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ڈاکو قیمہ چوری کرنے کے اوپر آگے, اسپتال سے مشینیں چوری ہو رہی ہیں, اور یہ لگے ہیں عمران خان کو 190 ملین میں سزا دینی ہے, کمران ٹیسوری کو ختم کرنا ہے. اچھا جی, گورنر جو ہیں جو وہ ایک لائن انگریزی کی لکھ دیں تو میں پتہ نہیں چیلنج کرتا ہوں یہ کر دوں گا. یہ کیا بکواس نامہ ہے. آپ کے باپ دادا نہیں تو جن کو سیاست میں باپ مانتے ہیں انہوں نے لگایا تھا نا ان کو گورنر. تو فیصل وارڈا پوچھے نا ان سے کہ جنہیں انگریزی کی لائن لکھنے نہیں آتی تھی انہیں کیوں لگایا تھا گورنر. تو بلا وجہ بے تکی بات, معذرت کیسے کیسے لوگ اس کے اندر آ گئے ہیں کہ کئی بار بات کرتے ہوئے بھی دماغ خراب ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. عمران خان کے حوالے سے مزید بھی خبریں ہوں گی جو کل کے ایپیسوڈ کے اندر رکھوں گا. لیکن خرم دستگیر اصل سچ سامنے لے آئے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ابلاغ کے نئے طریقوں کی سمجھ نہیں آئی. مسلم لیگ نون اب تک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے دور میں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ تحریک انصاف کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں. سچ بولا انہوں نے, کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, ہم ان پڑھ تھے, ہم کر نہیں سکے, تو ہمیں سمجھ نہیں تھی, ہم پرانے ڈیسک ٹاپ کے دور میں جی رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے انہوں نے سچ جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. تو اگر وہ استعمال کرتے ہیں, انہیں آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں, تو خرم دستگیر صاحب آپ بھی ڈیجیٹل دہشت گرد بن جائیں. اور کیا چاہیے آپ کو, یہ تہمت ہی لے لیں لیکن کم از کم اس کا استعمال کریں, آگے بڑھیں. لیکن ہے کیا آپ کے پاس جس کو استعمال کریں گے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, آپ ڈیسک ٹاپ پہ ہی رہیں تو وہ اچھی بات ہوگی. دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور بڑی جیت ملی ہے. اے بی سی نیوز ہے, ٹرمپ پر لگائے گئے الزامات جو تھے انہوں نے ثابت نہیں کیے اور $15 ملین ارجانے کے طور پر ادا کرنے پڑیں گے, یہ ادا کر دیے. یہ نیوز پیپر ہے اور یہ ایک میڈیا کا ادارہ ہے, اس نے کچھ الزامات لگائے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اور وہ ثابت نہیں کر پائے, جس کے نتیجے میں $15 ملین ارجانہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ میڈیا کا ادارہ جو ہے ادا کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے امیر تھے تو مزید ان کو پیسے مل جائیں گے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.